नमस्कार दोस्तों। तो 24 जून के पीआईबी एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत बहुत पहले तो आपको थैंक यू जो आपने पिछले 2 दिन के पीआईबी एनालिसिस थी उसको बहुत अच्छे से स्वीकार किया। 22 जून की और 23 जून की जो पीआईबी एनालिसिस थी उसको आपने स्वीकार किया। और ये मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि ये एकमात्र ऐसा चैनल है यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल जहाँ पे हम सेम डे का पीआईबी एनालिसिस आपको दे रहे हैं। अगर आप बाकी किसी भी चैनल पर अक्रॉस दी यूट्यूब देखोगे तो वहाँ पर आपको जो पीआईबी एनालिसिस मिल रही है वो थोड़ी पुरानी मिल रही है। उसमें मतलब 2 दिन पुराने आर्टिकल्स भी हैं, 1 दिन पुराने, 2 दिन पुराने आर्टिकल्स हैं जो आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। डेट भले वो 24 जून या 23 जून डाले, लेकिन उसमें आपको आर्टिकल्स पुराने मिलेंगे। ये एकमात्र ऐसा एनालिसिस चैनल है जहां पर आपको सेम डे सेम आर्टिकल, जो आज जितने भी आर्टिकल्स अभी 4 बजे 4:30 बजे तक एकदम रियल टाइम 4:30 बजे तक जितने भी प्रेस रिलीज पीआईबी की तरफ से आई हैं उसके ऊपर हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। प्लस पीआईबी बैकग्राउंडर के ऊपर डिस्कशन कहीं नहीं हो रही है, जो आपके साथ यहाँ पर स्पेशली पीआईबी बैकग्राउंडर के ऊपर भी डिस्कशन की जा रही है। तो अभी तक 4:30 बजे तक जो मैंने चेक किया उसमें जो आर्टिकल्स मिले मैंने उसको सबको पिक कर लिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आज भी अगेन 3 ही आर्टिकल्स हैं पीआईबी में रिलीज में। जो इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है वो 3 से मैक्स टू मैक्स 4 ही आर्टिकल होंगे और पीआईबी बैकग्राउंडर होगा। आज अभी तक पीआईबी बैकग्राउंडर रिलीज नहीं किया गया है। प्रोबेबली हो सकता है 7-8 बजे तक उसका पीडीएफ आ जाए, तो उसको मैं कल वाले पीआईबी सेशन के अंदर इंक्लूड कर दूंगा। उसको आप वहां से फॉलो कर लीजिएगा। मतलब आप सिर्फ इस चैनल को फॉलो करते रहिए, इस पूरी सीरीज को फॉलो करते रहिए, आपका कहीं भी कुछ भी छूटेगा नहीं, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। वो अगर आज नहीं हो रहा है तो वो कल कवर हो जाएगा, लेकिन सारे टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीटली कवर किए जाएंगे और एकदम डिटेल में कवर किए जाएंगे। इतने डिटेल में कि आपको समझ आए, आपको उसका स्टैटिक पोर्शन भी समझ में आए, इसके लिए इस तरीके से उसको कवर किया जाएगा। और आज का वीडियो मतलब आज का जो ये सेशन होगा ये आपको इस चीज़ का एग्जाम्पल दे देगा कि कैसे बहुत कॉम्प्लेक्स आर्टिकल्स भी जो हैं वो आपको आसान भाषा में समझाए जाएंगे। जो यहाँ पर आसान भाषा लिखा हुआ है ना, तो वो आसान भाषा में कैसे आपको समझाए जाएंगे वो आज आप समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे एक आर्टिकल है क्रिटिकल मिनरल मिशन के ऊपर, और क्रिटिकल मिनरल मिशन में जो ऑक्शनिंग हुई है एक्सप्लोरेशन की, जो लाइसेंस रिलीज किए गए उसके ऊपर, ये बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल आर्टिकल है। और इसको जब मैं आपको आज समझाऊंगा और अगर आपको ये समझ आ जाता है तो ये मेरी जीत होगी, आपकी जीत होगी, और फिर आप इसको कंपेयर कर लेना किसी से भी जा करके। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अभी हमारा शिक्षा महोत्सव पे ट्रिपल ट्रीट ऑफर चल रहा है। यानी कि अगर आप अभी अनअकैडमी का कोर्स परचेज करते हो, सपोज आपने 9 मंथ्स का कोर्स लिया, 2027 के आप एस्पिरेंट हैं, तो आपको यहाँ पर 9 के साथ 9 मंथ फ्री तो मिलेगा ही, उसके साथ और भी 9 मंथ अश्योर ऑफर में फ्री मिल जाएगा। यानी कि 9 मंथ का कोर्स खरीद के आपको 27 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। 12 महीने का कोर्स खरीद के 2028 के एस्पिरेंट को 36 मंथ्स की यहाँ पर जो वैलिडिटी है वो मिलेगी। और इसका प्राइस देख लीजिए, 21,999 में आप 27 मंथ्स की वैलिडिटी वाला कोर्स ले रहे हो। पूरा कंप्लीटली आपके पास अवेलेबल रहेगा। 23,999 के एक छोटे से प्राइस में आप पूरा 36 महीने तक का कोर्स ले रहे हो। तो ये इस खासियत है इस ट्रिपल ट्रीट ऑफर की। ध्यान रखिएगा, ये ऑफर 26 जून इसकी लास्ट डेट है। 26 जून को ये ऑफर खत्म हो जाएगा, उससे पहले आप जरूर से अवेल कर लीजिएगा। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू दी टॉपिक। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर है। इसमें 2 चीज़ें डिस्कस होंगी, एक तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन और उसके टारगेट्स, और दूसरा ये न्यूज़ क्या है और उसमें क्रिटिकल मिनरल्स को भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो आर्टिकल है वो कह रहा है, अगर आप उसकी हेडलाइन पढ़ोगे तो उसकी हेडलाइन में ये कहा गया कि इंडियाज क्रिटिकल मिनरल मिशन गेन्स मोमेंटम। ठीक है, तो इंडिया का जो क्रिटिकल मिनरल मिशन है, जो मैं थोड़ी देर में आपको बता भी दूंगा क्या मिशन है, क्या टारगेट्स हमारे, उसको मोमेंटम मिला है। और उसके अंतर्गत 56 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स और 11 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक्स जो हैं वो सक्सेसफुली उनका ऑक्शन हो गया है। तो अब हमें ये पढ़ करके इतना ही समझ में आ रहा है कि कुछ ऑक्शन लाइसेंसिंग चल रही है। हमें ये अभी तक नहीं पता है कि क्या एग्जैक्टली इससे फ़ायदा भारत को हो रहा है, क्यों ये न्यूज़ में है, ये लाइसेंसिंग किस चीज़ की है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करते हैं। सबसे पहले तो हम क्रिटिकल मिनरल्स को समझ लेते हैं। देखिए क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं? एज द नेम सजेस्ट इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मिनरल ओनली। क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है और उनको एक्सट्रैक्ट करना, यानी कि उनका पहले तो एक्सप्लोरेशन, पहले तो उनको खोजना बहुत डिफिकल्ट है और उसके बाद उनको एक्सट्रैक्ट करना, उसका प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है, और इसीलिए उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है। जैसे लिथियम, कोबाल्ट, ये सब जो है वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। इन मिनरल्स की खासियत क्या है? इन मिनरल्स को ग्रीन एनर्जी की हर चीज़ में, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें यूज़ किया जाएगा। इसको जैसे सपोज आप एक विंड प्लांट बना रहे हैं, उसमें मैग्नेट जो लगता है उसमें इन मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो
कहने का मतलब ये कि अगर सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक गैसोलीन कार मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ और मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल विल यूज 6 टाइम्स मोर मिनरल्स देन दी एक सिंपल गैसोलीन कार। सो दैट इज वाई हेंस अगर आप विकसित भारत का सपना देख रहे हो, 2047 का सपना देख रहे हो, जहां पर आप एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हो, आप पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉलो करना चाहते हो, उससे कंपैटिबिलिटी रखना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इसीलिए इन मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स कहा गया है। जैसे एग्जाम्पल लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। कहते हैं ना ग्रेफाइट जैसे पेंसिल की जो निब होती है, जैसे आजकल साइकिल आप देख रहे हो, आजकल साइकिल्स आ रही है नए जमाने की जो बहुत हल्की हो रही है। जैसे एक टाइम पे हमारी साइकिल हुआ करती थी, लोहे की बनती थी, बड़ी भारी सी होती थी। आज की साइकिल्स देखो 5-5 लाख 10-10 लाख की साइकिल्स हैं, एक उंगली से आप उनको उठा सकते हो क्योंकि ग्रेफाइट बॉडी है। बैडमिंटन जो आपके बन रहे, जो रैकेट्स बनते हैं, वो कई ग्रेफाइट रैकेट्स होते हैं, बड़े हल्के से होते हैं और बहुत पावरफुल शॉट भी लगता है। तो पावर उतनी है उनमें, लेकिन वो हल्के हैं, उनका यूज़ जो है वो अच्छा है, वो ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत सस्टेनेबल हैं, इसलिए उनको यूज़ किया जा सकता है। तो इसलिए क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये पूरी न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो क्रिटिकल मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री ऑल्सो। एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई अगर आप अपने टारगेट्स अचीव करना चाहते हो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनर्जी, अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो आपके पास क्रिटिकल मिनरल्स होने चाहिए। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन क्रिटिकल मिनरल्स को स्पेस सेक्टर में यूज़ करते हैं, डिफेंस सेक्टर में बहुत वाइडली यूज़ होते हैं। तो इसीलिए आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये इतने अबंडेंस में हमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हर देश के पास इसकी डिपेंडेंस है। मतलब भारत भी अगर निकल और कोबाल्ट मंगा रहा है तो वो दूसरे देशों से मंगा रहा है, भारत के पास खुद नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होने के लिए क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन अपने यहाँ पर क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो कैसे, माइनिंग करोगे, एक्सप्लोर करोगे, माइन करोगे, तब जाकर के आपको क्रिटिकल मिनरल्स मिलेंगे। तो भारत जो कुछ भी करेगा वो क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन के लिए करेगा कि हमारे देश में ही मिल जाए, हमको बाहर से मंगाना ही ना पड़े। सेकेंडली, तो इसके लिए जो सारा कुछ देखती है वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्या किया कि उन्होंने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट बनाई, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक कमेटी बनाई थी नवंबर 2022 में। उन्होंने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट बनाई कि भाई ये हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अलग देशों के लिए अलग भी हो सकता है ये। तो 30 की लिस्ट बनाई मिनरल्स की, उसमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, निकल, कोबाल्ट, ये सब, ग्रेफाइट, ये सारे जो है हमारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि भारत में एक कानून भी बनाया गया। कानून क्या था? कानून का नाम है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ये वाला जो आपको दिख रहा है MMDR एक्ट कहा जा रहा है, माइन एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। ये एक्ट बना करके भारत ने लॉ ये बनाया कि क्रिटिकल मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन जो है, या जो मैपिंग है, एक्सप्लोरेशन है, ये सिर्फ कौन कर सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय सरकार कर सकती है, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। प्राइवेट कंपनीज को इसका लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, प्राइवेट कंपनीज कोई एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगी। इसके पीछे का रीजन था, क्यों ऐसा किया गया? ताकि प्राइवेट कंपनीज हमारे क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी सप्लाई चेन के ऊपर हावी ना हो जाएं और फिर वो अपने टर्म्स ना डिक्टेट करने लग जाए। भाई ऑलरेडी एक प्राइवेट कंपनी की वजह से, ब्रिटिशर्स प्राइवेट कंपनी की वजह से हम गुलाम रहे, तो कहीं वो दोबारा ना हो जाए, इसलिए ये कहा गया कि भारत सरकार सिर्फ ये लाइसेंसिंग करेगी, भारत सरकार ही सिर्फ इसका एक्सप्लोरेशन कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। अब भारत ने क्या किया? अब इसको हमें अमेंड करना पड़ा। अब मैं समझाता हूं आपको अमेंड करके किया क्या गया। इसमें एक अमेंडमेंट किया गया इस एक्ट के अंदर, जो कि माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 था। और इस अमेंडमेंट के द्वारा 24 क्रिटिकल मिनरल्स की जो लिस्ट थी, क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल्स की, जो कि पार्ट डी, इसी एक्ट के पार्ट डी शेड्यूल 1 में मेंशन था, उसके अंदर सेक्शन 11D इंसर्ट किया गया। और सेक्शन 11D इंसर्ट करके ये लॉ में लिख दिया गया कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी को भी एम्पावर कर सकती है कि वो एक्सप्लोरेशन और माइनिंग कर सकता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस निकाल सकती है, लाइसेंसिंग कर सकती है। जैसे आप देखते हो ना, कोल लाइसेंस होता है, तो मैं गया गवर्नमेंट से, मैंने कोल का लाइसेंस ले लिया कि कोल माइनिंग मैं करूंगा इस पर्टिकुलर एरिया में। वो एरिया मुझे मिल गया, मेरी कंपनी को मिल गया, अब मैं वहाँ पर सारी माइनिंग कर रहा हूँ, सारे मजदूर मेरे होंगे, गवर्नमेंट को सिर्फ क्या आउटपुट से मतलब है। तो वैसा लाइसेंसिंग का नियम यहाँ पर बनाया गया सेक्शन 11D के अंतर्गत।
अंतर्गत और 6 एटॉमिक मिनरल्स की जो लिस्ट थी उसमें से 6 एटॉमिक मिनरल्स को उस लिस्ट में से हटा दिया गया, जैसे लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, टाइटेनियम, इन मिनरल्स को वहाँ पर हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? ताकि इनको प्राइवेट एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन किया जा सके। तो अब मतलब कि अगर आप देखो तो लिथियम, बेरिलियम, नायोबियम, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये अब प्राइवेट एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन हो चुके हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनीज इसको एक्सप्लोर कर सकती हैं, इसकी माइनिंग भी कर सकती हैं। इसलिए ये पूरा नियम में चेंजेस ये किए गए हैं। तो अब उसी से रिलेटेड ये खबर है। अब आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आने लगा होगा। 56 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स एंड 11 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ब्लॉक्स सक्सेसफुली ऑक्शन्ड। किस चीज़ का ऑक्शन हुआ है? इसी का ऑक्शन हुआ, एक्सप्लोरेशन और माइनिंग्स का। अब ये ब्लॉक्स क्या हैं इसको भी हम थोड़ी देर में, मेरे साथ बने रहिए, हम थोड़ी देर में इसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन देख लीजिए, क्योंकि सारा काम इसी के अंतर्गत हो रहा है। नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो है उसमें भारत ने अभी जनवरी 2025 के अंदर 34,300 करोड़ रुपए का पूरा प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16,300 करोड़ रुपए डाले और प्लस 18,000 करोड़ पीएसयू और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से पैसे आए। अब क्योंकि हमने पैसा इसके अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से भी लिया है, तो हमें प्राइवेट पार्टीज को वो विंडो खोल के देना पड़ेगा ना, कि वो भी हमारे भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हाथ बटा सकें, वो भी जो है एक्सप्लोरेशन कर पाएँ। और क्योंकि उनकी एफिशिएंसी भारतीय सरकार से कई ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनको इनवाइट करना पड़ा। उसी के लिए ये इनविटेशन ऑक्शन का दिया गया, जिसको हम एनआईटी बोलते हैं। ठीक है, इट इज इनविटेशन फॉर टेंडर्स, इनविटेशन फॉर नेशनल इनविटेशन फॉर टेंडर्स। तो उसी के लिए उनको इनविटेशन दिया गया कि आओ और यहाँ पर लाइसेंस लो और एक्सप्लोरेशन करना शुरू करो। अब इसमें जो टारगेट है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत, वो टारगेट ये कि 24-25 से लेकर के 30-31 तक हमारे पास 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स होंगे और 50 ओवरसीज माइनिंग एसेट्स होंगे। ये हमारे टारगेट्स हैं। इस टारगेट को आप रख लीजिएगा। ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपको 2 दिन से पीडीएफ नहीं मिली, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से आपको पीडीएफ नहीं मिल पाई है। मैंने आज टीम से बोल दिया है, आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हमने वो पेज क्रिएट कर दिया जहाँ पर सारी पीडीएफ अपलोड होंगी, वहाँ पर जाकर के आप पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी। अब इसी का पूरा ऑक्शन जो है वो चल रहा है। अब इसमें जो मिनरल्स हैं, इसके अंदर ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वेनेडियम, टाइटेनियम, ग्लूकोनाइट, रोज फॉस्फेट, ये सारे मिनरल्स आते हैं। अब भारत सरकार ने इसके कई राउंड्स ऑफ ऑक्शन कर चुके हैं। जैसे पहला राउंड जो शुरू हुआ, जो पहला क्रिटिकल मिनरल्स का ऑक्शन शुरू हुआ, वो गुजरात में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, तेलंगाना में हुआ। ठीक उसी तरीके से सेकेंड राउंड उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, यहाँ पर एक्सपैंड किया गया, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन जगहों पर लाइसेंसेस दिए। अब सबसे समझने वाली चीज़ ये है कि जो ये 56 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स लिखा गया है, ये क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक आपको ये समझ में आ गया वो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों वो बेटर हैं बाकी मिनरल से, और क्यों इतने मुश्किल है उनको एक्सप्लोर करना। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब क्या है कि भारतीय सरकार जो अपना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, वो इंडिया के अंदर उसने कुछ एरियाज को चिन्हित कर रखा है कि इन एरियाज के अंदर हो सकता है कि इन एरियाज में क्रिटिकल मिनरल्स मिल सकते हैं। श्योरिटी नहीं है, मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसी है कि वहाँ पर आपको क्रिटिकल मिनरल्स मिल सकते हैं, दे माइट बी ट्रैप्ड। तो उन क्रिटिकल मिनरल्स को पहले तो खोजना है और एक्सप्लोर करना है। बस एक एरिया बना दिया गया है। ये एरिया का जो पूरा मतलब जो पूरा एरिया सरफेस एरिया होता है वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का होता है, यानी कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड को एक ब्लॉक कहते हैं। ऐसे टोटल 88 ब्लॉक्स जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है उसने चिन्हित कर रखे हैं, और इन्हीं 88 ब्लॉक्स के लाइसेंसेस की ऑक्शनिंग हो रही है। उनमें से टोटल अभी तक 56 ब्लॉक्स का लाइसेंस ऑक्शन हो चुका है। ये जो कहा जा रहा है कि 56 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स सक्सेसफुली ऑक्शन्ड, वो ऑक्शन हो चुका है। तो इसमें अगर आप प्रोग्रेस देखोगे तो प्रोग्रेस बहुत अच्छा, 63% का सक्सेस रेट इसमें माना जा रहा है। अब इसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं।
टोटल 88 ब्लॉक्स हैं जिसमें से 56 का ऑक्शन हो चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। 63% का सक्सेस रेट हमें दिखाई दे रहा है, पर इसके कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज क्या है, 44 ब्लॉक्स अभी भी अनऑक्शनड हैं, क्योंकि हम यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में जनरली हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देखते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स का, लेकिन यहाँ पर कम इंटरेस्ट क्यों दिखाई दे रहा है? 44 ब्लॉक्स अभी भी अनऑक्शनड क्यों हैं? इसके पीछे का सिंपल सा कारण है, प्राइवेट कंपनीज थोड़ा सा हिचक रही हैं इसमें जाने के लिए, क्योंकि एक तो पहली चीज श्योरिटी नहीं कि वहां पर है ही क्रिटिकल मिनरल्स, प्लस अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो गया, आपने ऑक्शन कर दिया, लीज दे दिया, लाइसेंस मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन एक्चुअल माइनिंग से हमें तो मतलब है, वो एक्चुअल माइनिंग अभी तक बहुत कम साइट्स पर शुरू हुई है, एंड दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। और जब एक्चुअल माइनिंग क्योंकि बहुत सारे और भी, अब ये लाइसेंस तो मिल गया इनको, लेकिन इनको इसके अलावा बहुत सारे लाइसेंस लेने पड़ते हैं, इनको लेबर कोड से, मतलब इनको लेबर की जो इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं वो पहले तो फॉलो करनी पड़ेंगी, उसके बाद इन्वायरमेंटल बहुत सारे प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, उसके इनको एनओसीज लेने पड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लगता है, और इसीलिए एट द एंड जो एक्चुअल माइनिंग है वो अभी तक बहुत सारी साइट्स पर शुरू ही नहीं हुई है। और क्योंकि वो एक्चुअल माइनिंग जब तक शुरू नहीं होगी, ये कंपनीज प्रॉफिटेबल भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ पैसा लग रहा है, अभी कुछ भी नहीं आ रहा इसके रिटर्न में। सो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम, जिसकी वजह से ये कंपनीज जो हैं वो थोड़ा पीछे भाग रही हैं। 56 ब्लॉक्स ऑलरेडी हम दिखा तो रहे हैं कि ये क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स हैं जो इसका ऑक्शन हो चुका, लेकिन जो एक्चुअल उसमें सक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और इसीलिए आज भी हम जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। लिथियम, कोबाल्ट, इनके ऊपर जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा आज भी हम दूसरे देशों से इनको मंगा रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, उनके टारगेट्स, और ये जो पूरी न्यूज़ आई कि 56 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स जो हैं उनका लाइसेंस का ऑक्शन हो चुका है, उनका लाइसेंस दे दिया जा चुका है, उनका ऑक्शन हो चुका है। उसका मतलब ये है कि वो लैंड ब्लॉक्स की बात वहाँ पर हो रही है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एक ब्लॉक होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो हमारा स्टील सेक्टर से रिलेटेड है, विच इज़ अगेन रिलेटेड टू GS3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, और इसमें आपको कुछ कीवर्ड्स भी दिखाई देंगे। तो न्यूज़ क्या कहती है कि PM मोदीज विकसित भारत मिशन टू बी पावर्ड बाय अ डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड स्टील सेक्टर। ये कीवर्ड है, इसको मार्क कर लीजिएगा, डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड स्टील सेक्टर। तो हमारे स्टील मिनिस्टर हैं, आपको पता होगा यूनियन स्टील मिनिस्टर है HD कुमारास्वामी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत मिशन है 2047, जो आपको पता होगा कि हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएं, ये मिशन अगर पूरा हो सकता है, पूरा होना है, तो इसके लिए इस मिशन को पावर करना पड़ेगा डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड स्टील सेक्टर से। अब आप सोचोगे यार, विकसित भारत मिशन का स्टील सेक्टर से या स्टील से क्या लेना देना है, इतना छोटा स्टेटमेंट क्यों ये दे रहे हैं? बट ये स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, आपको लग छोटा रहा होगा, अभी थोड़ी देर बाद आपको ये स्टेटमेंट भी बड़ा लगने लगेगा। अब आप ऐसा इसको सोचिए, इस तरीके से एकदम रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पर सोचिए, स्टील सेक्टर की ज़रूरत क्या है? आप अगर किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हो तो आपने पढ़ा भी होगा अभी, और इकोनॉमी में आप पढ़ोगे भी, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? आप बिल्डिंग्स बनाएंगे, आप ब्रिजेस बनाएंगे, आप बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, रेलवेज, कार्गो शिप्स, ये सब कार शिप्स, ये सब बनाएंगे, और इन सब चीज़ों के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए आपको रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट क्या होगा? स्टील होगा। इसीलिए कहा जाता है, और इस लाइन को आप लिख भी सकते हो और इसको यूज़ भी कर सकते हो अपने आंसर्स के अंदर, अगर GS3 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है, स्टील इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मेनी केसेस लीड्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। सो स्टील इज द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब आप इसको इस तरीके से समझो कि जितना ज़्यादा स्टील की फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, जितना ज़्यादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग आपका स्ट्रांग होगा, स्टील प्रोडक्शन अगर आपका स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगा, उतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, और उतना फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ आपके देश में होगा। इसीलिए जब HD कुमारास्वामी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो सीधा सीधा स्टील सेक्टर को वो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक कर रहे हैं। अब विकसित भारत मिशन क्या है? विकसित भारत 2047 मिशन क्या है? विकसित भारत 2047 मिशन ये है, भारत का विजन ये है कि इंडिया
अपने आज़ादी के 100 साल जब पूरे हों तो वो एक डेवलप्ड नेशन हो। और डेवलप्ड नेशन का मतलब क्या है? डेवलप्ड नेशन का मतलब कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हाई हो, जो कि अभी है भी, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न हो, डिजिटल इकॉनमी हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से आप फॉलो कर रहे हो। इसमें ये वाला पार्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसडीजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जितने आर्टिकल पीआईबी के रिलीजेस के अंदर मिलेंगे, आपको सब में एक चीज़ कॉमन मिलेगी, दैट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बल्कि आप इसमें भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्रिटिकल मिनरल से लिंक कर सकते हो, इसको भी आप लिंक कर सकते हो। आप किसी भी आर्टिकल को उठा लो, आप उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक कर सकते हो, राइट। तो ये हमारा विकसित भारत मिशन है 2047। अब इसमें स्टील सेक्टर क्या करेगा? मैंने आपको बता दिया कि स्टील सेक्टर लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया यहाँ पर, इट इज़ अ वेरी गुड कीवर्ड, दैट इज डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड स्टील सेक्टर। इससे उनका मतलब क्या था? पहले तो स्टील सेक्टर समझ लिया हमने, उसकी इंपॉर्टेंस समझ ली। डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड स्टील सेक्टर क्यों ये बोल रहे हैं उसको? डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बहुत सिंपल है। जैसे अभी आप ट्रेडिशनल स्टील प्लांट्स के अंदर देखोगे, देयर आर सम प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो मशीनरी प्रॉब्लम होता है। आप मशीन में कहाँ पर क्या खराबी है उसको रिकॉग्नाइज करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आप किसी भी स्टील प्लांट के में किसी वर्कर से बात कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ हेक्टिक द प्रोसेस इज़। क्योंकि इतना बड़ा प्लांट है, इतनी बड़ी मशीनरीज हम वहाँ पर लगा रहे हैं, तो मशीन ब्रेकडाउन खूब होता है। और ब्रेकडाउन हमें समझने में बहुत प्रॉब्लम लगती है। स्पेशल इंजीनियर्स होते हैं, उनके भी समझ में नहीं आता, उनको भी 2-2, 3-3 दिन, कई बार कई महीने लग जाते हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम एक्चुअली इज़। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर मैनुअली इंस्पेक्ट करना पड़ता है। दूसरी चीज़, पेपर रिकॉर्ड्स हैं पूरी चीज़, और ब्रेकडाउन्स की वजह से मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी डिलेज होते हैं, प्रोडक्शन में काफ़ी डिलेज होते हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से आप क्या करोगे? आप एआई का यूज़ करोगे, आप सेंसर्स का यूज़ करोगे, उसमें आप डेटा का यूज़ करोगे, और इन सारी चीज़ों से आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे। कैसे? अभी थोड़ी देर में समझते हैं। प्लस रियल टाइम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, और एनर्जी और टाइम वाइम सब बचा सकते हो। पहले हम इसको समझते हैं कि हम इन चीज़ों को यूज़ कैसे करेंगे अपने उसमें। तो जैसे सपोज एआई है, एआई का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो? एआई से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो मशीन फेलियर्स का। दूसरी चीज़, आप इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो। प्लस सेंसर्स का इस्तेमाल करके आप ट्रैक कर सकते हो टेम्परेचर कितना है। आप कई बार टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, तो आप ट्रैक कर सकते हो टेम्परेचर कितना है। आप एनर्जी यूज़, आप प्रोडक्शन लेवल, ये सारी चीज़ें ट्रैक कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा। आज की डेट में अगर आप डेटा को यूज़ नहीं कर रहे हो, जैसे मान लो मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो मैं उसमें डेटा का खूब इस्तेमाल करूंगा। मैं देखूंगा लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोग का इंटरेस्ट कैसे चेंज हो रहा है। यही तो डेटा है ना, कि आप देखो कि भाई सपोज मैंने एक अपना आउटलेट खोल लिया काठी रोल का। कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे एक आउटलेट खोल लेना चाहिए काठी रोल का, क्योंकि मैं कुकिंग बहुत अच्छी करता हूँ। सच में मेरा मन करता है कि मैं काठी रोल का एक आउटलेट खोल लूँ। तो मान लो मैंने काठी रोल का एक आउटलेट खोल लिया, तो अब मैंने इसको अपने शहर में खोल लिया, विच इज़ अ टायर 2 सिटी गोरखपुर, ठीक है। अब वहाँ पर लोगों का सबसे पहले मुझे डेटा किससे चेक करना पड़ेगा कि लोग का इंटरेस्ट क्या है, क्या सच में वो काठी रोल वोल खाने में इंटरेस्टेड भी हैं, क्योंकि फूड हैबिट्स भी चेंज हो जाती है। जैसे आप दिल्ली साइड में आओगे, दिल्ली में खूब मोमोज कंज्यूम करते हैं लोग, चिली पोटैटोज को मैंने देखा खूब कंज्यूम करते, जब आके कंज्यूम यहाँ पर करते हैं। अब मेरे शहर में टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में नहीं कंज्यूम करते, बहुत कम कंजम्पशन है इसका, चिली पोटैटो और इन सारी चीज़ों का। तो पहले मैं डेटा से ये समझने की कोशिश करूंगा, ह्यूमन बिहेवियर समझूंगा कि ओके लोगों को पसंद क्या है, क्या काठी रोल सच में चलेगा भी, और अगर चलेगा तो किस टाइप का टेस्ट मुझे देना पड़ेगा, ये मुझे पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। देन ओनली माई बिजनेस कैन रन। हियर ऑल्सो इन दी स्टील प्लांट आई कैन यूज दिस डेटा। मैं एनालाइज करूंगा डेटा को, जिससे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाऊँ, कॉस्ट को लो कर पाऊँ, मटेरियल कम यूज़ हो मेरा, ये सारी चीज़ें मैं उसमें एनालाइज करके उसमें बेटर करूंगा। तो इस तरीके से इसी चीज़ को वो डिजिटली ट्रांसफॉर्म्ड स्टील सेक्टर कह रहे थे। इंडिया ऑलरेडी दुनिया का लीडिंग वर्ल्ड मतलब लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, और अगर उसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाता है तो वी कैन जस्ट एंड एवरीथिंग। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आगे का जो समय है उसमें कंपटीशन इसी चीज़ के ऊपर होगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किस सेक्टर में कितना हुआ है। और यही इसीलिए ये सीधा सीधा हमारे विकसित भारत 2047 के गोल से सीधा सीधा लिंक होता है।
थर्ड आर्टिकल यहाँ पर आता है यूथ कोलैब 2026। सबसे पहले तो यूथ कोलैब क्या है वो भी समझेंगे, और ये क्यों न्यूज़ में हम क्यों पढ़ रहे हैं वो भी समझेंगे। तो हुआ क्या है, 24 जून 2026 को ये रिलीज़ किया है हमारी मिनिस्ट्री ने, प्रेस रिलीज है कि 6 यूथ लेड सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स हैं वो यूथ को लैब इनोवेशन चैलेंज 2026 जीत गए हैं। सबसे पहले तो ये चैलेंज है क्या, ये यूथ को लैब है क्या, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जो यूज हुआ है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स। सो दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इंडिया क्या चाहता है, भारत क्या चाहता है, या हमारे टारगेट्स क्या हैं। हमारे टारगेट हैं कि क्योंकि भारत में दुनिया की सबसे लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, ये यूथ जॉब सीकर्स ना बने। और आपने प्रधानमंत्री को भी देखा होगा, आपने डिफरेंट मिनिस्टर्स को भी देखा होगा, वो भी काफ़ी जोर देते हैं स्टार्टअप्स पे कि आप अपना काम करो, आप अपना स्टार्टअप करो कुछ। और अगर वो स्टार्टअप कोई बहुत मॉडर्न डे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इनको ये चाहते हैं कि हमारे यूथ जॉब सीकर ना बने, जॉब गिवर बने, राइट। और इसलिए हम स्टार्टअप्स के ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं, और इसीलिए ये पूरा सब प्रोग्राम्स किया जा रहा है। तो ये यूथ को लैब सस्टेनेबिलिटी, ये यूथ को लैब नेशनल इनोवेशन चैलेंज 2026 जो 6 स्टार्टअप जीते हैं, ये कौन से स्टार्टअप्स हैं, सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स हैं। तो आज की जो प्रॉब्लम है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDGs जो टारगेट्स हैं हमारे, उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए अगर कोई स्टार्टअप बनता है उसको हम सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स कहते हैं। जैसे आप इसको समझिए कि आज के डेट में सिटीज़ की प्रॉब्लम क्या है। जैसे दिल्ली है, अब दिल्ली में आपको क्या प्रॉब्लम दिखती है, आप कहोगे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, राइट। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। गार्बेज की बहुत बड़ी समस्या है। गाज़ियाबाद में, दिल्ली NCR के अंदर इतना बड़ा हमने पहाड़ देखा है कूड़े का, जो पिछली गवर्नमेंट भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, ये गवर्नमेंट भी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो गार्बेज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, वाटर रिसोर्सेज जो है वो श्रिंक हो रहे हैं लगातार। आप देखिए यमुना साफ हो गई क्या आज तक, उसके बाद एनर्जी डिमांड ग्रो हो रही है और टेम्परेचर राइज हो रहा है। ये सब ना 1 लीड्स टू अनदर वाली स्टोरी है, 1 लीड्स टू अनदर, वाइस वर्सा, 1 लीड्स टू अनदर, 1 लीड्स टू अनदर, 1 लीड्स टू अनदर। अब क्या है, गवर्नमेंट ये बात समझ चुकी है कि ये सारी प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट अकेले सॉल्व नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई हम सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स जो हैं उनके थ्रू इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो यूथ है हमारा वो स्टार्टअप करे, सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स करे, जो कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हुआ स्टार्टअप हो उसको हम सपोर्ट करेंगे। इस तरीके से उनको, इस तरीके से चैलेंज दे करके, वो चैलेंज जिता करके, उनको अवार्ड दे करके, उनको प्राइज दे करके उनको हम जिताएंगे। दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप, जहां पर रेवेन्यू तो अर्न करना है ही, वो तो स्टार्टअप का मेजर हिस्सा है, लेकिन उसके साथ इन्वायरमेंटल या सोशल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना है, जैसे रिसाइकलिंग वेस्ट, क्लीन एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें करनी है। अब ये यूथ कोलैब क्या है? यूथ कोलैब एक प्लेटफॉर्म है जो कि इस तरीके के सस्टेनेबिलिटी स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है। जो भी स्टार्टअप्स SDGs को से अलाइंड है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से अलाइन है, उनको सपोर्ट करता है। इस प्लेटफॉर्म को UNDP भी सपोर्ट करता है, इसको सिटी फाउंडेशन भी सपोर्ट करता है, और इसमें जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इनोवेटर्स हैं, जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, उनको सपोर्ट दिया जाता है इस तरीके के चैलेंजेस दे करके। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्या हैं वो आप एक बार ज़रूर से पढ़ लीजिएगा कि व्हाट आर इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जो कि इसका एक स्टैटिक पार्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप ज़रूर से अपना सर्च करके पढ़ लीजिएगा। हम क्या करते हैं, हमें SDGs हम देखते हैं पेपर में कि हर साल पूछा जाता है, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फिर भी हम पता नहीं क्यों, हमारी ये आदत है कि हम कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स ही पढ़ते रह जाते हैं। अभी जैसे मैं कल किसी से डिस्कस भी कर रहा था तो उसने मुझे कहा यार एक प्रॉब्लम है, एक हमारे टीम में ही मेंटोर है, उन्होंने बोला कि एक प्रॉब्लम है, बच्चा ना कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स पढ़ता है रेगुलर, वो हिस्ट्री पढ़ेगा, वो पॉलिटी पढ़ेगा, क्योंकि उनको सिंपल लगता है पॉलिटी हिस्ट्री, तो वो लगातार वही पढ़ते रहते हैं। जो नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स हैं, इन्वायरमेंट, साइंस, टेक, इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, डिजास्टर मैनेजमेंट, बहुत कम ध्यान देते हैं वो, और इसीलिए इनके क्वेश्चन उनको बहुत एक्सेसिव हार्ड लगते हैं। जबकि हार्ड हो सकता है, हार्ड हो, लेकिन हो सकता है नहीं भी हो, फिर भी उनको हार्ड लगता है। तो ये सारे नॉन कन्वेंशनल, देखो आप आर्टिकल्स देख लो उठा करके, आप करंट में देखो कितना ज़्यादा नॉन कन्वेंशनल सब्जेक्ट से आर्टिकल्स आते हैं।
अगर आप देखो अभी तक हिस्ट्री का मैंने सिर्फ एक आर्टिकल डिस्कस किया है 3 दिन के अंदर, दैट इज़ राखीगढ़ी टेम्पल वाला, राखीगढ़ी साइट वाला। उसके अलावा सारे साइंस एंड टेक से इधर रिलेटेड हैं या इधर इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं। सो इसीलिए ये देख लो आप, यहाँ पर देख लो, ये देख लो आप, ये दोनों से रिलेटेड है GS3 में। तो आपको मैक्सिमम GS3 के आर्टिकल्स खूब ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए वो बहुत ही डायनेमिक हैवी पेपर होता है GS3, और उसको निकालने के लिए आपको इन आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसके नोट्स आपको आज मिल जाएंगे। आज के लिए यही 3 आर्टिकल्स थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि PIB बैकग्राउंडर आज नहीं आया अभी तक। जैसे ही PIB बैकग्राउंडर आता है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो कल वाले सेशन में अगर कल वाला भी PIB बैकग्राउंडर आ गया तो दोनों भी बैकग्राउंडर मैं वहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। अगर नहीं आया तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज का PIB 24 जून समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।